वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। अब बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। आपको जितनी भी तैयारी करनी थी आपने कर ली है। अब बचे हुए समय में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, एमसीक्यूज़ को फॉलो करना है, ताकि आप पैटर्न को समझ पाएँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग हर सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सबके 500 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग साइंस के एक क्लास के साथ हाजिर हैं। प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित होगा, कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर 4 प्रक्रियाओं का नाम दिया है और इनसे संबंधित अंगों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, देखिए भोजन का अंतःग्रहण। अब भोजन का अंतःग्रहण, जो भोजन का अंतःग्रहण करना होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये मुंह के माध्यम से होता है। तो पहला बी के साथ चला जाएगा। सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ता है। देखिए सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ते हैं, मतलब प्रोटीन जो होगा उसको सरल पदार्थों में तोड़ेंगे। इमेजिन करो कि आपको ये पॉइंट नहीं पता है, ठीक। आगे दिए भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है, ठीक। मल त्याग, मल त्याग कहाँ से होगा, गुदा के माध्यम से होगा। तो देखिए 4 का सी हो गया, 1 का बी और 4 का सी। देखो ये कहाँ पर दिख रहा है, 1 का बी और 4 का सी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अच्छा मान के चलिए ऐसा एक आका ऑप्शन और भी होता है, तब आपको दिमाग लगा के सेट करना होता है, ठीक। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो सरल पदार्थ है प्रोटीन, ये पेट में टूटता है और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। कथन क्या दिया, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां होती है जिन्हें विली कहा जाता है, विली या फिर विलाई। ये सही तथ्य है। जो छोटी आंत है उसके अंदर हजारों अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती है जो पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायता करती है, इसका कहने का तात्पर्य ये कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करती है ना। तो ये सही तथ्य है। दूसरा, विली भोजन के अवशोषण की गति या दर को बढ़ाता है। तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है ना। तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है, सिर्फ अवशोषण करता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ 1। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43, मतलब आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। इनमें से अमीबा के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो अमीबा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, यह बिल्कुल सत्य है। यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है, यह भी सही तथ्य है। इसके बाद यह एक या एक से अधिक अंगुलीनुमा प्रक्षेपण बनाता है जिसे स्यूडोपोडिया या कृत्रिम पैर कहा जाता है, यह भी सही तथ्य है। तो अमीबा के संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य आप याद रखिएगा। जो जंतु जगत है इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर आगे फंजाई जिसको कवक कहा जाता है, प्लांटी मतलब पादप, और इसके बाद एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। देखिए जो मोनेरा होता है, मोनेरा में जितने भी जीवों को रखा गया ये सब के सब प्रोकैरियोटिक है। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया परिवार को रखा गया है। इसके बाद प्रोटिस्टा में जिसको रखा गया ये सब यूकैरियोटिक है, लेकिन ये सब मोनोसेलुलर मतलब एक कोश की जीवधारी है। यूकैरियोटिक है और साथ में मोनोसेलुलर है। देखिए फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें जिनको रखा गया सब यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर भी है। फंजाई में कुछ मोनोसेलुलर आते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तापमान किसकी मापन इकाई? तापमान की बात करेंगे तो तापमान किसकी मापन इकाई है? वस्तु द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा का। तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नहीं बताते। किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री, तो गर्माहट की डिग्री बताते हैं। तो तापमान के संदर्भ में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको ये बताना है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये गलत तर्क है। फिर आगे दिया क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये सही तथ्य है। तो इसका सही उत्तर बनेगा केवल 2 विकल्प बी। देखिए अब यहाँ पर तापमान से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तापमान या फिर ताप की बात करेंगे तो यह एक मूल राशि होती है, फंडामेंटल
क्वांटिटी होती है, मूल राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन के अतिरिक्त तापमान को दो अन्य विधियों से मापा जाता है। देखिए, एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान मापने के लिए तीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। इन तीनों में एक संबंध होता है, संबंध आप याद रखिएगा, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू यहां पर रहेगा K-273/100। तो देखिए यहां पे ये एक संबंध है। अब इसको आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जिसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान के चले अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो इसको और इसको, इन दो को आप रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है तो इन दोनों को आप रखेंगे। मानव शरीर के ताप की बात करेंगे तो मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 के संदर्भ में दिए सही कथनों को चुनिए। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही तथ्य, गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन उष्मा का एक अच्छा संवाहक होता है। संवाहक का मतलब चालक होता है, और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी होती है। देखिए, अगर ऊन उष्मा का चालक होता तो उष्मा क्या होती है, जो उच्च उष्मा है, मतलब जो अधिक ताप वाली उष्मा है, वो कम ताप की ओर जाती। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से तापमान बाहर निकलता और बाहर का तापमान मतलब जो ठंडक है वो हमारे शरीर में आती है और हमको ठंडी लगती है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ऊन है ये उष्मा का कुचालक होता है, संवाहक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। समुद्री हवा या समीर, मतलब जो समुद्री हवा होता है या फिर समुद्री समीर कह लीजिए, दिन के समय चलती, बिल्कुल सही तथ्य है। रात के समय जमीन की हवा या फिर भूमि हवा जो है ये चलती, ये भी सही तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन से इमारत बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज्यादा प्रभावित न हो। देखिए, आपको यह बताना है कि इमारत बनाने का कौन सा तरीका है जो बाह्य गर्मी और ठंडी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट दिया, भवन की बाहरी दीवारों का निर्माण। देखिए, जब बाहर की दीवार बन जाएगी तो जो भी अंदर का वातावरण है और जो बाहर का वातावरण है, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आगे, खोखली ईंटों का उपयोग करके, जब खोखली ईंटें होंगी तो उन ईंटों के बीच में वायु भरा होगा, जो क्या करेगा, एक परत का काम करेगा। तो ये दोनों तथ्य ऐसे जो तापमान का संतुलन बना सकते हैं। कांच की इमारतें बनाए तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। देखिए 49 में क्या दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को एक साथ मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, मिल्क है, और इसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, वाटर है। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो भी आपका टेम्परेचर होगा ये 20 से ज्यादा होगा और 45 से कम होगा। तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर बनेगा ये 20 से अधिक और 45 से कम। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 20 और 45 के मध्य रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50 में क्या दिया, निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को पहचानिए। अब आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, मतलब एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्कार्बिक अम्ल आंवले में पाया जाता है, ये भी सही है। तो चारों यहां पर तथ्य सही है, तो इसमें से गलत कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया हुआ है। देखिए 51 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नींबू पानी दिया इधर, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन दिया, इसके बाद यहां पर दिया देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हिंदी में ना थोड़ा सा मतलब ये मिसप्रिंट है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया है लाइम वाटर, बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, है ना, आगे मतलब इसमें होता है। आगे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप, मतलब साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों एक दूसरे से ऐसे डायरेक्ट मिले हुए, एक के साथ ए मिलेगा, 2 के साथ बी मिलेगा और 3 के साथ सी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 52 की ओर है। 52 में क्या दिया, संकेतक जो इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास में, मतलब जो आपके पीछे के क्लास रहे होंगे। इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो
पीएच मान परिवर्तित होने पर, मतलब अम्ल और क्षारीय माध्यम, अम्लीय और क्षारीय माध्यम बदलने पर अपना रंग, गंध ये सब परिवर्तन कर लेते हैं। संकेतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए दिया, साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साबुन में अम्लीय प्रकृति नहीं होता है, साबुन में क्षारीय प्रकृति होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि अम्लीय प्रकृति, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद आगे है देखिए, चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मतलब मैजेंटा और क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तित कर देता। तो ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 53 में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा के संदर्भ में गलत है? तो अम्लीय वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर दिया, देखिए अम्ल वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा भी इसको कहते हैं, वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं। देखिए ये तथ्य गलत है, अम्लीय वर्षा हमेशा हानिकारक होता है, ये गलत है ना। फिर आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट क्या दिया? अगला पॉइंट ये दिया, अम्लीय वर्षा इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पौधों और जानवरों पर इस कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। ये इमारत, भवन, इन सबके साथ साथ पौधे और जंतुओं को भी हानि पहुंचाती है। तो इसमें से दोनों तथ्य गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54 में क्या दिया हुआ है कि उदासीनीकरण के बारे में कौन सी सा कथन सही है, आपको यह बताना है। देखिए, जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल क्षारीय प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है। सही बात है, आपने देखिए उदासीनीकरण पढ़ा होगा, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें दिया परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, ये भी सही, क्योंकि परिणामी विलयन में लवण और जल होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या तो उत्सर्जित होती है। ये हर अभिक्रिया की बात है, या तो उसमें उष्मा निर्मित होगी या तो अवशोषित होगी। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं, ये भी सही है। तो उदासीनीकरण के संदर्भ में चारों तथ्य सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 55 में यहां पर क्या दिया? देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये बताना है कि आपको कौन सी ऐसी अभिक्रिया जो उदासीनीकरण के स्वरूप में प्रयोग की जा सकती है। देखिए, अपच से राहत पाने के लिए हम एंटासिड जैसे कि दूधिया चूना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे दूधिया चूना नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पे इसे मतलब जो एंटासिड होता है, इंडाइजेशन होता है, इसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, सही है। देखिए नम बेकिंग सोडा, जिसको कि कैलामाइन घोल यहाँ पे दिया, नम बेकिंग सोडा और कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। देखिए जो चींटी का डंक होता है ये अम्लीय होता है, तो मतलब उसके अंदर अम्ल होता है, जिसके कारण वहां पर जलन और कुछ खुजली होती है। जब इसमें आप कैलामाइन सॉल्यूशन को रगड़ेंगे तो एसिड, जो उसका एसिडिक प्रभाव है समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक। अगला है, देखिए जब मिट्टी में बहुत अधिक अम्लीयता होती है तो इसका इलाज चूने से किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही तथ्य, ये भी सही हो जाएगा। कारखानों के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोलकर बेअसर किए जाते हैं। देखिए जो फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं उसमें ज्यादातर एसिड होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। देखिए 56 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो पॉइंट्स दिए गए उस पर विचार करना है। किसी विशेष संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है। देखिए कोई भी आप इंडिकेटर लीजिए, वो अम्ल में उसका रंग परिवर्तन अलग होता है और क्षार में अलग होता है। अब चाहे जिस प्रकार का अम्ल डालिए रंग परिवर्तन वही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने लिटमस पेपर की कहानी सुनी होगी, नीला और लाल होना, है ना। इसके बाद देखिए विभिन्न संकेतक अलग अलग अम्ल या क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। मतलब जो अलग अलग इंडिकेटर है वो अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग परिवर्तन देंगे, तो यहां पर दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, भौतिक परिवर्तन को पहचानने वाले गुणों को चुनिए। देखिए यह हमेशा प्रतिवर्ती होता है, जो भौतिक परिवर्तन है हमेशा प्रतिवर्ती होता है। तो ये देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो हमेशा प्रतिवर्ती नहीं होता है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। देखिए इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमेशा नया पदार्थ बने इसकी भी गारंटी नहीं होती। तो दो इसमें से देखिए क्या इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहां पर दिया निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है। देखिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी उबल करके वाष्प बनेगा, वाष्प से पुनः जल मिल जाएगा।
भोजन का पकना मतलब भोजन का पाचन, अगर पाचन हो गया तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे दिया मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना ना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में आता है। कैसे आता है आप थोड़ा समझते। देखिए मोमबत्ती में क्या होता है, मोम होता है ना, मोम पिघल जाता है, इसके बाद देखिए इसमें जो धागा लगा होता है धागा जल जाता है, तो धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में माना जाएगा। क्रिस्टलीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना, तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा 58 का पहला, तीसरा और चौथा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, लोहे में जंग लगने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। लोहे में जंग लगना है तो क्या क्या होना आवश्यक है, न हवा की उपस्थिति, हवा रहेगा तभी जंग लगेगा, और नमी रहेगी तब, है ना, तो हवा और नमी, तो विकल्प इसका जो सही होगा 1 और 2, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से गैल्वनीकरण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है। देखिए गैल्वेनीकरण, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन, अगर कभी यसद लेपन की प्रक्रिया पूछ ले क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ पर जिंक या जस्ता, जिंक या फिर जस्ता, इसकी जो परत चढ़ाना होता है इसी को यसद लेपन कहते हैं। तो यहां पर दिया लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन होती है, ये सही है, इसमें विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है स्टेनलेस स्टील के बारे में कौन सा सत्य कथन है। यह स्टील क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे धातुओं और कार्बन को लोहे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन होता है, आयरन के अतिरिक्त कार्बन होता है, इसमें निकिल होता है, क्रोमियम होता है और साथ में मैग्नीज को भी यहाँ पर मिक्स किया जाता है। तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, यह जंग रोधी होता है, मतलब ये रेस्टलेस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही होता है, मतलब रस्टलेस होता है। देखिए तो यहां पर देखेंगे दोनों सही है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। जो स्टेनलेस स्टील कहा जा रहा है इसके बारे में दोनों तथ्य सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए, इसका जो उपयोग किया जाता है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शल्य चिकित्सा के लिए जितने भी औजार होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आप जो ब्लेड देखते हैं, ब्लेड में भी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो ऊपर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 62 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला पॉइंट दिया, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तो ये वायवीय श्वसन होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, सही है। इसको एनारोबिक रिएक्शन मतलब जो रेस्पिरेशन है कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ अपघटित होगा उसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगा। भोजन के अपघटन में सदैव ऊर्जा उत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर भोजन टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों सही है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए श्वसन की अगर बात करेंगे तो श्वसन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये चीज याद रखना चाहिए। देखिए रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करेगी और हमें ऊर्जा प्राप्त देगी, है ना। अब रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सी होता है और दूसरा क्या होता है, अनऑक्सी होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसमें खाद्य पदार्थों का पूरा जारड़ होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो अनऑक्सी श्वसन होता है इसमें खाद्य पदार्थों का कम जारड़ होता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर भोजन का जारड़ होगा, भोजन पचेगा तो उससे ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, इसमें तीनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। देखिए 63 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर मतलब इसमें से कौन से विकल्प सही है। देखिए खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, जितने भी मतलब जो इष्ट हैं सब सिंगल सेल्ड होते हैं, ये बिल्कुल सही तथ्य है। यहाँ पर उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए जो खमीर होते हैं ये अवायवीय श्वसन करते हैं और इसमें आपको एल्कोहल मिलता है, ये भी सही है। अतः वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। मतलब शराब और बियर के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अवायवीय श्वसन की अगर बात करेंगे, देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम है जाइमेज। अब ये जाइमेज एंजाइम जो चाहिए ये पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम होता है ईस्ट में, तो यहाँ पर इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप खमीर लिख लीजिएगा, खमीर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है टूट जाता है एथिल एल्कोहल में C2H5
OH और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी रिएक्शन आप याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा रिएक्शन मिल जाए तो फिर आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये ग्लूकोज है या फिर जो खाद्य पदार्थ है वो चीज़ है, ये एल्कोहल है और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अवायवीय श्वसन होता है या फिर जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है, इसमें खाद्य पदार्थों का जब जारड़ होता है तो इसका जारड़ होकर के एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 64। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए जो ग्लूकोज है जब इसका आंशिक अपघटन होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये भी सही है ना, यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं ये भी अनॉक्सी शोषण कर सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए कर सकती हैं। हाँ कर सकती है। देखिए कब होता है समझिए, जब कभी जैसे मान के चलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, या फिर मान के चलिए आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। अब श्वसन दर बढ़ने का मतलब पता है क्या है, उस काम में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सीमित मात्रा में है ना। अब ऑक्सीजन सीमित मात्रा में तो हम ऊर्जा का एक सीमित उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है तो मांसपेशियां थोड़े समय के लिए अनॉक्सी शोषण करती हैं। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65 में क्या दिया है कि सही कथन चुने। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं, जबकि डायाफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए जब आप सांस लेंगे, मतलब आप सांस अंदर जब खींचेंगे तो आपकी पसलियां कहने का मतलब जो आपका चेस्ट है ना, ये क्या होगा, जब आप सांस अंदर खींच के देखिए, जैसे आप सांस खींचेंगे तो आपकी पसलियां ऊपर आ जाएंगी, मतलब आगे आ जाएंगे। आपका डायाफ्राम मतलब देखिए जो पेट है ये अंदर पिचकता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये सही तथ्य है। अब देखिए सांस बाहर छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे, आप सांस जब बाहर छोड़ेंगे ना तो आपकी पसलियां नीचे जाएंगी, अंदर की ओर बढ़ेंगे, जबकि डायाफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। तो इसमें दोनों तथ्य सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अगला प्रश्न ये प्रश्न संख्या 66 में दिया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। यहाँ पे जानवरों के अंगों का नाम दिया गया और इनकी श्वसन प्रणाली दी है, मतलब यहाँ पे एनिमल्स है और साथ में इनका वे ऑफ ब्रीथिंग। देखिए दिया है कि जो कॉकरोच है ये किससे सांस लेता है, तो कॉकरोच जो सांस लेता है, कॉकरोच सांस लेता है ट्रैकिया से, है ना। तो इसमें कॉकरोच को मिलाएंगे बी से, है ना, यहाँ पर बी से मिलाया जाएगा। इसके बाद जो केचुआ है, केचुआ सांस लेता है त्वचा से, तो केचुआ को ए से मिलाएंगे। और मछलियां गलफड़े से सांस लेती हैं। देखिए अगर इसका उत्तर नहीं भी आपको पता होता तो आप कैसे हल करते, मछलियां गलफड़े से सांस लेती है तो सबको पता है ना। तो ये देखिए विकल्प डी और सी इलिमिनेट हो जाता है, फिर इसमें आप एक को तुक्का लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, इस 66 का बी सही बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 67 में क्या दिया गया, सही मतलब जो गलत जोड़ी है उसके बारे में आपको बताना है ना। तो अब कौन सी जोड़ी गलत है इसकी बात करते हैं। देखिए 67 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जोड़ी सही है ना। फिर आगे है श्वेत रक्त कोशिकाएं, कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, ये भी बिल्कुल सही है ना। प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज देखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं बोल लीजिएगा, आरबीसी है। आरबीसी को एक और भी नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, एरिथ्रोसाइट्स, है ना। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे मतलब मीनिंग पर आप मत जाइएगा, अगर मीनिंग गलत भी होता है तो आप इसको मतलब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स, है ना। ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। और इसके बाद जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स होता है ना। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, आरबीसी में देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है ना। मतलब जो ऑक्सीजन होता है इसको शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है, आपने देखा कि कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, मतलब ये हमारे मतलब शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रक्त के थक्का जमने न जमने में सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको देखना है। एक सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर आमतौर पर 72 से 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच में होती है। फिर आगे दिए एक औसतन एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करता है। देखिए यहाँ पे हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश को देखिएगा। अ रेस्टिंग पर्सन, यहाँ पे बात किया जा रहा है रेस्टिंग पर्सन, मतलब सामान्य व्यक्ति, ये मतलब
रेस्टिंग पर्सन जब यूज किया जाएगा तो उसकी जो पल्स है ये देखिए 72 से 80 के बीच में, तो ये तथ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, देखिए यहाँ पे एट रेस्ट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 15 से 18 टाइम बिल्कुल सही होगा, है ना। हो सकता है कि मतलब ऐसे सामान्य में आपको सामान्य जब लिखा रहता है तो वहाँ पे औसतन लिखा रहता है, तो आपको क्या हो सकता है कि 12 से 16 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पे ये देखिए रेस्टिंग लगा हुआ है तो ये भी सही रहेगा, तो इसमें दोनों सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 69 में क्या दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिराओं और धमनियों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पे अंतर आपको बताना है वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में। तो वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में अगर बात किया जाएगा, देखिए धमनियां ऑक्सीकृत रक्त हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, तो सही बात है, जबकि सिराएं वे वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो पहला पॉइंट सही है, दोनों एकदम सही है। नसों की भित्तियां पतली होती हैं जबकि धमनियों की मोटी और लचीलीदार भित्तियां होती है, ये भी दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 70। इसमें क्या दिया, इसमें से कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए देखते हैं कौन सा सही है। दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है और प्रति मिनट स्पंदन दर दिल की धड़कन के दर को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। जो मतलब दिल का प्रत्येक धड़कन है धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है। दिल के विभिन्न चैम्बर्स की लयबद्ध धड़कन शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है, ये भी सही तथ्य है। आगे दिया है कि सभी जानवरों में एक ही संचार प्रणाली होती है, तो ये गलत है। देखिए संचार प्रणाली आपने सुना होगा, दो प्रकार का होता है, खुला तंत्र प्रणाली और बंद तंत्र प्रणाली, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है सब में एक ही होगा, तो सब में एक ही नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा यहाँ पर गलत है। तो देखिए ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। और देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप यहाँ पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये आंसर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चीज़ों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, तो आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। देखिएगा रुकिए, यहाँ पर ये कुछ क्यूआर कोड्स आपको मिल जाएंगे, कहाँ गया, ये रहा। देखिए यहाँ पे कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इनको स्कैन करके और आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।